Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11th lecture series. Continuing with the lecture series of solving exercise problems of chapter 9 probability, today we'll be covering exercise 9.3. So let us start. A bag contains 3 red marbles and 4 blue marbles. 2 marbles are drawn at random without replacement. If the first marble drawn is red, what is the probability that second marble is blue? Let us say A be the event की first वाला marble जो drawn है वो red रहेगा. तो probability of A क्या हो जाएगा? Red draw करेंगे तो there are 3 red marbles. तो वो हो जाएगा 3C1 and total number of marbles over here is 3 plus 4 which is 7. So sample space में total number of marbles which is 7C1. तो इसका probability हो गया 3/7. Next सेकेंड मार्बल जो ड्रॉ किया वो क्या है? ब्लू है. सो प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड वाला मार्बल इज ब्लू गिवन दैट फर्स्ट वाला मार्बल इज रेड विल बी नथिंग बट बेस्ड ऑन कि कितना ब्लू मार्बल्स है अपने पास. तो ब्लू मार्बल 4 है, तो 4 में से कोई एक ड्रॉ किया हुआ है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4C1. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जितने भी टोटल मार्बल्स बचे हुए. नाउ प्लीज रिमेंबर क्वेश्चन में उन लोग ने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहला वाला मार्बल जब ड्रॉ कर लिया उसे वापस से नहीं रखा है. तो फिलहाल के लिए जो बैग्स में नंबर ऑफ मार्बल्स बचे हुए हैं वो -1 करके कितने हो गए? 6. सो 6 में से कोई एक ड्रॉ किया, ये टोटल सैंपल स्पेस का काउंट हो जाएगा. सो वी गॉट 4/6 विच इज 2/3. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज समवट कंफ्यूजिंग. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट वाला मार्बल इज रेड एंड सेकेंड वाला इज ब्लू. So basically they want to find out A intersection B, which is given by the formula probability of B given A into probability of A. ये वाला रूल हमें याद रखना है, ये रिकर्सिवली पूरे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है. Probability of B given A ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा A इंटरसेक्शन B, या आप इसको B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. जो भी इधर गिवन रहेगा वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इफ यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस अगेन A इंटरसेक्शन B लिखो, चाहे B इंटरसेक्शन है वो 1 है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है, जो गिवन रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और ये वाला जो फॉर्मूला इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा है कि सेकेंड मार्बल इज ब्लू गिवन दैट फर्स्ट मार्बल इज रेड का प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे आपने देखा इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मार्बल बी रेड. लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाट वी हैव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला इज रेड एंड दूसरा वाला इज ब्लू. तो ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमें मिला 2/3 और ये हमें मिला 3/7. सो फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया 2/7. Let us continue with the next sum. A box contains 5 green pencils and 7 yellow pencils. 2 pencils are chosen at random from box without replacement. What is the probability that both are yellow? अब यहाँ पे भी पहले वाले जैसा ही सिनारियो है. Let us say we define an event y1 which says कि फर्स्ट जो पेंसिल ड्रॉ किया वो येलो था. अब ये टोटल कलेक्शन कितने का है? तो 12 पेंसिल्स है. सो एक ड्रॉ किया है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12C1 टोटल पॉसिबिलिटीज. न्यूमरेटर में येलो होने के लिए टोटल काउंट है येलो पेंसिल का 7, तो 7C1 आ जाएगा. सो दिस विल बी 7/12. नाउ सेकेंड वाला पेंसिल भी येलो हो, उसके लिए जो इवेंट हम डिफाइन करेंगे वो क्या रहेगा? y2. सो प्रोबेबिलिटी y2 गिवन y1 हम लोग फाइंड कर सकते हैं. और ये जो क्वेश्चन है वापस से विदाउट रिप्लेसमेंट का है, मतलब जब आपने फर्स्ट पेंसिल निकाल लिया तो अब इसके अंदर खाली 11 पेंसिल्स बचे हुए, और ये जो 7 येलो पेंसिल्स थे उसमें से एक चला गया तो 6 येलो पेंसिल्स बचे हुए. सो प्रोबेबिलिटी y2 गिवन y1 मतलब क्या है कि सेकेंड वाला पेंसिल भी येलो है गिवन दैट कि फर्स्ट वाला भी येलो ड्रॉ किया था. सो अभी टोटल पेंसिल्स बचे कितने हैं? 11. तो 11C1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और सेकेंड टाइम भी येलो आए तो उसके लिए येलो का काउंट दिया हुआ है 6, तो 6C1 आ जाएगा. सो दिस विल बी 6/11. What they are asking is कि दोनों का प्रोबेबिलिटी येलो है वो हमें फाइंड करना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 इंटरसेक्शन y2, पहला वाला भी येलो है दूसरा वाला भी येलो है, तो ये आ जाएगा अपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से y2 गिवन y1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y1. ये हमें मिला 6/11 और ये हमारे पास है 7/12.
12। अब ये 6 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 6 2s are 12, तो ये हो जाएगा 7/22। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इन अ सैंपल ऑफ 40 व्हीकल्स 18 आर रेड एंड देयर आर 6 ट्रक्स ऑफ विच 2 आर रेड। सपोज दैट रैंडमली सिलेक्टेड व्हीकल रेड है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो ट्रक है। सो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड ओवर हियर इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ट्रक गिवन दैट द व्हीकल इज व्हाट रेड। ठीक है, तो लोग ने ऑलरेडी बोला है कि सिलेक्टेड व्हीकल क्या है, रेड है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड व्हीकल जो है ट्रक है। अब इसको हम लोग सिंपल मेथड से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। गिवन क्या है कि व्हीकल क्या है, रेड है। अब टोटल नंबर ऑफ रेड व्हीकल्स कितने हैं, 18 है, जिसमें से एक सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18C1। एंड न्यूमरेटर में व्हाट डू वी वांट, हमें ट्रक वो वाले चाहिए जो रेड है। अब अपने पास टोटल जो ट्रक्स है वो 6 है, लेकिन उसमें से खाली 2 ही रेड है। ये 2 ट्रक्स में से ही कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2/18, या इसको हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स 2 cards are drawn at random. What is the possibility that both the cards are diamond when, यहाँ पे 2 केसेस है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज केप्ट असाइड और सेकेंड वाले केस में फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रिप्लेस्ड, मतलब इसको वापस डाल दिया पैक में। सो पहला इवेंट डिफाइन कर देते, इवेंट ए विच सेज कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमें पता है कि कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं जिसमें से एक डायमंड है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, उसमें से एक ड्रॉ किया है। एंड डायमंड होने का पॉसिबिलिटी कितना है, 13 कार्ड्स डायमंड होते हैं। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 13C1। सो ये इसको हम लोग 13/52 लिख सकते हैं, या 1/4। नेक्स्ट सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज ऑल्सो डायमंड, उसको हम इवेंट बी से डिफाइन कर देते हैं। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। पहले वाले केस में वी विल बी फाइंडिंग आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। हमें पता है कि पहला वाला जो कार्ड निकाला था उसको साइड में रख लिया, यानी अब पैक में 52 कार्ड्स नहीं बचे, पैक में खाली 51 कार्ड्स है। सो व्हेन वी आर ड्राइंग 1 कार्ड एट रैंडम, तो डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटी आ जाता है विच इज 51C1। न्यूमरेटर में अब आ जाएगा डायमंड्स का काउंट। डायमंड्स 13 होते बट एक निकाल लिया है ऑलरेडी और उसको वापस से पैक में नहीं रखा है, दैट इज द फर्स्ट वाला कंडीशन। तो वी गॉट 12 डायमंड कार्ड्स ओवर हियर, सो ये आ जाएगा 12C1। सो इसका आंसर आ जाएगा 12/51। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दोनों डायमंड है, यानी वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दिस आल्सो रिप्रेजेंट की, ये रिप्रेजेंट की सेकंड कार्ड डायमंड है, ये रिप्रेजेंट की फर्स्ट कार्ड डायमंड है। प्लीज रिमेंबर, इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले के एक्सरसाइजेस में बताया है, इट रिप्रेजेंट्स एंड। ठीक है, इंटरसेक्शन जहां पे भी रहेगा इट रिप्रेजेंट्स एंड, मतलब पहला वाला इवेंट भी होना चाहिए, दूसरा इवेंट भी होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 12/51 इंटू 1/4। तो इसको आप 4 3s are 12 लिख सकते हो, और 51 हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/17। अब यहाँ पे सेकेंड वाला केस देख लेते हैं। सेकेंड वाले केस में दे आर सेइंग कि हमने जो फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया था उसे वापस रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस वापस से क्या हो जाएगा, 52C1। एंड डायमंड कार्ड्स भी कितने हो जाएंगे, 13। न्यूमरेटर में आ जाएगा 13C1 डायमंड निकालने के केसेस। सो दिस विल बी अगेन 13/52 विच इज 1/4। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग डायमंड will be given by b given a into probability of a. This is equal to 1/4 into 1/4 which is 1/16. आई होप आपको समझ में आया। दोनों केसेस में डिफरेंस समझ लो क्लियरली। पहले वाले में जब कार्ड ड्रॉ किया तो उसे पैक में वापस नहीं डाला, इसके वजह से काउंट यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इंस्टेड ऑफ 52 51 हो गया, और यहाँ पे भी वो 13 के बजाय 12 हो गया। सेकेंड वाले केस में कार्ड को रिप्लेस करके वापस से पैक में डाल दिया। So the counts remain same second time जब हम ट्रायल करते। Let us go ahead with the next sum. A, B and C try to hit a target simultaneously but independently. Their respective possibilities of hitting the target is 3/4, 1/2, 5/8. Find the possibilities that the target is hit exactly by one of them, not hit by any one of them, is exactly hit by two of them. Now let us define few events. Let event A, B and C tells you कि A can hit a target, B can hit a target and C can
hit a target. So probability of A हमें दिया है which is 3/4, probability of B हमें दिया है which is 1/2, probability of C हमें दिया है which is 5/8. A टारगेट हिट करेगा उसका probability है 3/4. A टारगेट नहीं हिट करेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A प्राइम से, एंड A प्राइम का फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 विच इज 1/4. सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज हाफ, एंड यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश आ जाएगा 1 माइनस 5/8 विच इज 3/8. ठीक है. सो ए बी एंड सी रिप्रेजेंट्स की वो लोग रिस्पेक्टिवली हिट कर सकते हैं टारगेट. ए डैश बी डैश एंड सी डैश रिप्रेजेंट्स की दे कैन नॉट हिट द टारगेट और दे विल मिस द टारगेट. नाउ लेट अस सॉल्व देम वन बाय वन. सबसे पहला वो लोग ने पूछा है इज हिट एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम. अब इसमें मल्टीपल केसेस हो सकता है, या तो सिर्फ ए ने हिट किया, या तो सिर्फ बी ने हिट किया, या तो सिर्फ सी ने हिट किया. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हिटिंग द टारगेट क्या आ जाएगा. सो इसके अंदर तीन केसेस है जैसे मैंने बोला. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं हिट कर पाएगा यानी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश. अब इसका मतलब है कि बी हिट करेगा टारगेट, ए और सी नहीं हिट कर पाएंगे. पहले वाले केस में क्या था, ए कैन हिट द टारगेट, बी एंड सी आर नॉट हिटिंग द टारगेट. एंड वैसे ही लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ए भी मिस करेगा और बी भी मिस करेगा बट सी विल हिट द टारगेट. नाउ एज द क्वेश्चन ऑलरेडी सेज कि वो लोग इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं. एंड रिमेंबर दिस, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है जहां पे ए और बी इंडिपेंडेंट है, देन वी कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, और ये यूनियन की जगह पे वी विल हैव प्लस साइन, क्योंकि ये तीन ही केसेस पॉसिबल है. तो ये तीनों क्या है, एग्जॉस्टिव केसेस है. यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, और लास्ट वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. इसका वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं. अब डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो हर जगह पे कॉमन आ सकता है. 4 2 8 और 8 8 64, तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते फिलहाल के लिए. न्यूमरेटर में आ गया 9 3 एंड 5, तो ये टोटल हो जाएगा 9 3 12 प्लस 5 17/64. सेकेंड वाले केस में दे आर सेइंग इज नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग में क्या होगा कि ए ने भी नहीं हिट किया, बी ने भी नहीं हिट किया और सी ने भी नहीं हिट किया. ठीक है. इंटरसेक्शन वंस अगेन मीन्स एंड, और क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट है वी कैन राइट इट एज ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश. इनकी वैल्यूज पुट कर देते. सो ये आ जाएगा टोटल 3/64. नेक्स्ट थर्ड वाला केस में प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट. तो प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट ये हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं बाय राइटिंग इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट नॉट हिट, जो हमने अभी जस्ट फाइंड किया था, विच इज 3/64. तो हमें यहाँ पे आंसर आ जाएगा 61/64. आई होप आपको ये समझ में आया. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, नॉट हिटिंग एंड हिटिंग, और दोनों को ऐड करेंगे तो होता है 1. सो वी कैन राइट इट दिस वे. ये हमने पहले के एक्सरसाइजेस में बहुत यूज किया हुआ है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ ऑप्शन. दे आर सेइंग कि टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली 2 ऑफ देम. अब इसमें भी तीन केसेस हो सकते हैं. पहला क्या हो सकता है कि ए मिस कर दे, बाकी दोनों हिट कर दे. उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्राइम, ए ने मिस किया बट बी और सी ने क्या कर दिया, हिट कर दिया. और जहां पे भी आ जाए तो वहां पे प्लस साइन रहेगा, एंड जहां पे भी आ जाएगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन रहेगा, याद रखो आप. नेक्स्ट क्या है कि ए ने हिट किया बट बी ने मिस किया और सी ने हिट कर दिया. और थर्ड वाला केस आ जाएगा ए और बी ने हिट किया बट सी ने मिस कर दिया. वंस अगेन ये सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, सो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of b dash into probability of c plus probability of a, probability of b, probability of c dash. Let us put all the values. Once again denominator हम लोग कॉमन ले सकते हैं 64. पहले में आ जाएगा 5, दूसरे में we got 5 3s are 15, तीसरे में we got 9. So ये हो जाएगा 29/64. आई होप आप लोग को ये समझ में आया. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. The probability that a student X
solves a problem in dynamics is 2 by 5 and probability that y solves the same problem is 1 by 4. What is the probability that problem is not solved exactly by one of them? ये भी पिछले वाले सम जैसा ही है. Let x be the event that student x can solve the problem. तो probability of x क्या हो जाएगी 2 by 5 and probability that x cannot solve हो जाएगा 3 by 5. Similarly y के लिए we got probability that student y can solve the problem is 1 by 4. तो probability of y dash आ जाएगा 1 minus 1 by 4 which is 3 by 4. Now over here the first part is कि you have to find the probability that problem is not solved. Problem is not solved मतलब क्या हो जाएगा? We are looking for probability of x prime and y prime. मतलब दोनों जन फेल हो गए. So this is nothing but probability of x dash and probability of y dash क्योंकि दोनों independent events है. So this will be equal to 3 by 5 into 3 by 4 which is 9 by 20. Second वाले में क्या बोला है कि the problem is solved. Now once again यहाँ पे आप देखोगे कि problem solved and problem not solved ये दोनों complementary events है जिनको हम इस तरह से लिख सकते हैं. Probability of solved is 1 minus probability of not solved. So ये हो जाएगा 1 minus 9 by 20 which is 11 by 20. तो यहाँ तक तो हो गया फटाफट. थर्ड वाला केस देख लेते हैं. थर्ड वाले केस में they have said कि exactly one of them has solved. Now exactly one of them के लिए what will be the cases कि x ने solve कर लिया but y ने solve नहीं किया. और सेकेंड केस क्या हो सकता है कि x solve नहीं कर पाया but y ने solve कर लिया. So we got probability of x into probability of y dash और दूसरा सिनेरियो probability of x dash into probability of y. तो दोनों का कॉमन बेस हो गया 20. ये हो जाएगा 3 2 6 और ये 3. So we got 9 by 20 as the answer. Next हम देख लेते हैं. A speaks truth in 80% of the case and B speaks truth in 60% of the case. Find the probability that they contradict each other in narrating an incident. यानी दो में से कोई एक जन झूठ बोल रहा है. अब वो A भी हो सकता है B भी हो सकता है. तो यहाँ पे दो केसेस हो जाएंगे. Let us define the events. Let A be the event कि person A is telling the truth. So probability of A हो जाएगा 80% मतलब 80 by 100 या आप इसको 4 by 5 भी लिख सकते हो. And A अगर false बोल रहा है तो वो हो जाएगा 1 minus probability of A which is 1 minus 4 by 5 which is 1 by 5. Similarly, another event B which tells you कि person B is speaking the truth. Now it is given as 60%. 60% is 60 by 100 या आप इसको 3 by 5 लिख सकते हो. And person B telling false उसको हम B prime से define करेंगे. तो probability of B dash क्या हो जाएगा 1 minus probability of B which is 2 by 5 over here. Now we need to find the probability that they contradict each other. अब contradict मतलब क्या हो गया कि दो में से कोई एक जन सच बोल रहा है और एक जन झूठ बोल रहा है. तो दो केसेस हो सकते हैं. A सच बोल सकता है एंड B झूठ बोल सकता है या फिर A झूठ बोल रहा है एंड B सच बोल रहा है. वंस अगेन ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे. A सच या झूठ बोलेगा वो B वाले को देख के नहीं करने वाला है एंड वाइस वर्सा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश probability of A dash into probability of B. अब डिनोमिनेटर हम लोग 25 कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो गया 4 2 8 plus 3 which is 11. So we got 11 upon 25 as the answer. Next हम देख लेते हैं. 200 patients who had either eye or throat surgery were asked whether they were satisfied or not regarding the result of that surgery. If one person from the 200 patient is selected at random, determine the probability that पहला वाला केस में what they are asking is कि that person was satisfied given that the person had throat surgery. So ये हो गया आपका throat surgery वाला लाइन. टोटल 95 लोगों ने throat surgery कराया था और उसमें से 70 क्या है satisfied है. So वो काफ़ी सिंपल हो जाता है. Probability of satisfied people given that they had throat surgery
इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे. So even T tells you कि they had throat surgery and S tells you कि they are satisfied. अब throat surgery कितने लोगों का हुआ था? 95. तो उनमें से किसी एक को चुना रहेगा. So ये आ जाएगा 95C1. और satisfied कितने हैं ये टेबल में से हमें पता चल रहा है, they are 70. So ये आ जाएगा 70C1. तो 70/95 ये हमारा आंसर हो गया. इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14/19. सिमिलरली सेकेंड वाले केस में the person was unsatisfied given that he had eye surgery. unsatisfied के लिए U, given that उसका eye surgery हुआ था. eye surgery के लिए इवेंट E लिख देते. अब eye surgery हुआ है 105 लोगों का, तो उनमें से ही किसी एक को चुनना पड़ेगा. तो 105C1 ये टोटल केसेस हो गए. अनसेटिस्फाइड कितने हैं आई सर्जरी से? 15. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 15 में से कोई एक को सिलेक्ट किया तो 15C1. सो वी गॉट 15/105. ये 15 के टेबल में आ जाता तो ये आ जाएगा 1/7. सिमिलरली लास्ट वाले केस में द पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी गिवन दैट द पर्सन वाज अनसेटिस्फाइड. अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट उसका थ्रोट सर्जरी हुआ था गिवन दैट कि वो अनसेटिस्फाइड है. ठीक है, U stands for unsatisfied. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वर्टिकल कॉलम्स आप देखो, पहला कॉलम है सेटिस्फाइड और दूसरा कॉलम है अनसेटिस्फाइड का. सो टोटल नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड पेशेंट्स कितने हैं? 40. सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 40C1 सारे पॉसिबल केसेस. अब इनमें से किनका थ्रोट सर्जरी हुआ था उनका काउंट ले लेते. तो थ्रोट सर्जरी हुआ था 25 लोगों का, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 25C1. तो यू गॉट 25/40 या आप इसको लिख सकते हैं 5/8. आई होप आपको ये समझ में आए. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. 2 dice are thrown together. Let A be the event of getting 6 on the first dice and B be the event of getting 2 on the second die. Are the events A and B independent? अब इंडिपेंडेंट है वो कैसे प्रूव कर सकते? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालो एंड इफ इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो लेट A बी द इवेंट दैट कि पहले वाले डाई पे हमें क्या आ जाए? 6 आ जाए. अब इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं? पहले वाले डाई पे 6 आ जाए, अब दूसरे पे कुछ भी हो सकता है. तो 6,1 भी आ सकता है, हमें 6,2 भी आ सकता है. सिमिलरली 6,3, 6,4, 6,5 और वी कैन हैव 6,6. टोटल पॉसिबल केसेस हमें पता है कि 36 होते हैं. ये हमने पहले वाले एक्सरसाइजेस में किया हुआ. सेकेंड इवेंट बी, लेट इट टेल यू कि सेकेंड वाले डाई पे हमें क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. ठीक है, तो सेकेंड वाला केस क्लियर है कि 2 आएगा. तो पहले वाले डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या फिर 6. ना यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा इवेंट्स फेवरेबल टू A कितने मिले हमें? 6 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं 36. तो ये आ जाएगा 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B भी वैसी हो जाएगा. टोटल फेवरेबल केसेस कितने? 6 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस इज 36. तो ये भी आ गया 1/6. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब ये दोनों में आप देख लो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, वो हम इंटरसेक्शन में ले लेंगे. तो यू विल फाइंड कि 6,2 दोनों इवेंट्स में ऑकर हो रहा है ना. ये A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों को कॉमन वाला आउटकम हमें फाइंड करना है. तो कितने पॉसिबल केसेस है A इंटरसेक्शन B में? एक ही है. और टोटल पॉसिबल केसेस कितने होते हैं? 36. नाउ लेट अस वेरीफाई इट ओवर हियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना मिला हमें? 1/36. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना मिल रहा है? 1/6 इंटू 1/6. ये भी क्या है? 1/36. सो व्हाट वी कैन से इज, since probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, we can say that A and B are independent events. I hope आप लोग को समझ में आया. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. The probability that a man who is 45-year-old will be alive till he becomes 70 is 5/12. The probability that his wife, जो कि अभी 40 years की है, will be alive till she becomes 65. मतलब वो 25 ईयर का गैप का बात कर रहे हैं. 45 से 70 is also 25 ईयर और 40 से 65 भी 25 ईयर्स का ही बात कर रहे हैं. तो 25 साल बाद इन लोग के जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी, अलाइव रहने का प्रोबेबिलिटी is 5/12 and 3/8. What is the probability that 25 year hence the couple will be
अलाइव। तो फटाफट दो इवेंट्स डिफाइन कर देते। लेट ए बी द इवेंट दैट मैन विल बी अलाइव टिल ही बिकम 70, और ये हमें दिया हुआ है टू बी इक्वल टू 5/12। नाउ लेट अस डिफाइन अनदर इवेंट ए प्राइम कि दैट मैन विल नॉट बी अलाइव टिल ही बिकम 70, तो वो आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि आपको मिलेगा 7/12। लेट बी बी द इवेंट दैट वुमेन विल बी अलाइव व्हेन शी बिकम्स 65, ये हमें दिया हुआ है 3/8, and the probability that she will not be alive till 65 is 5/8। तो पहले वाले केस में we are supposed to find कि couple is alive। couple is alive मतलब दोनों alive होने चाहिए, तो हमें क्या फाइंड करना है? probability of A intersection B, मतलब आदमी भी जिंदा है और उसकी वाइफ भी। बीच में intersection means and आ जाता है, remember this। so we got probability of A into probability of B, so this will be equal to 5/12 into 3/8। so ये हो जाएगा 3 4s are 12, so we got 5/32 as the answer। सेकेंड वाला देख लेते हैं, उसमें क्या बोला है कि exactly one of them will be alive। अब exactly one बोल दिया मतलब दो पॉसिबल केसेस है, मैन इज अलाइव एंड वुमेन इज नॉट, या दूसरा वाला केस हो सकता है कि मैन इज नॉट अलाइव बट द वुमेन इज। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये पहला केस हो गया। और के लिए हमने यहाँ पे प्लस साइन डाला हुआ है। दूसरा पॉसिबल केस कि मैन इज नॉट अलाइव एंड वुमेन इज अलाइव। लेट अस पुट द वैल्यूज। अब डिनोमिनेटर में 96 कॉमन ले लेते, 12 8 जा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 25 प्लस 7 3 जा 21। सो दिस विल बी 46/96, या आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23/48। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड केस। Third case is none of them will be alive। अब none of them is alive में we got simply probability of A bar intersection B bar, ना man alive ना उसकी wife। so ये आ जाएगा 7/12 into 5/8 which is 35/96। and lastly at least one of them, probability of at least one, ये हमने पहले भी एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अलाइव। ठीक है, रिमेंबर दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। सो ये आ जाएगा, नन के लिए हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है जस्ट, विच इज 35/96, तो ये आ जाएगा 61/96। होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A box contains 10 red balls, 15 green balls. 2 balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that पहला वाला is red, second is green, one is red and other is green? So यहाँ पे let us define the events. Let A be the event that first वाला ball is red. So probability of A क्या आ जाएगा? 10C1, क्योंकि 10 red balls है, divided by 25C1। ये total possibilities है, क्योंकि दोनों मिला के 25 बॉल्स है, तो इसके लिए 25C1 हमने लिखा। सो ये हो जाएगा 10/25, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5। नेक्स्ट, लेट बी बी द इवेंट दैट सेकेंड बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इन द सेकेंड अटेम्प्ट गिवन दैट फर्स्ट वाला बॉल क्या था? रेड था। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बचे सेकेंड टाइम के लिए दैट इज 24। सो डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएगा 24C1, और न्यूमरेटर में वी विल हैव ग्रीन बॉल के लिए वी गॉट 15 ग्रीन बॉल्स, सो ये आ जाएगा 15C1। सो वी गॉट द आंसर एज 15/24। इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 5 15 और ये 3 8 24, सो 5/8। ना फर्स्ट वाले केस में दे आर आस्किंग प्रोबेबिलिटी कि वी गॉट पहले वाले में रेड और दूसरे वाले में ग्रीन, यानी ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, सो विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आ जाएगा 5/8 इंटू 2/5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, तो आंसर इज 1/4 पहले वाले केस में। अब सेकेंड वाला केस थोड़ा सा ट्रिकी है। दे हैव सेड वन इज रेड एंड अदर वन इज ग्रीन। इसमें इन लोग ने ऑर्डर नहीं बताया, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज मतलब पहले फर्स्ट बॉल ग्रीन हो सकता है एंड सेकेंड बॉल रेड हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पहला वाला रेड हो जाए और दूसरा वाला ग्रीन हो जाए। अब ये वाला पॉसिबिलिटीज के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी की
पहला वाला क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और दूसरा वाला क्या हो जाए, रेड हो जाए. सो दिस विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वाला रेड गिवन की फर्स्ट वाला ग्रीन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. और दूसरा केस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला रेड और दूसरा ग्रीन, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ से ही ले लेंगे, उसका इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी आ गया 1/4. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहला बॉल ग्रीन रहने का क्या हो सकता है, देयर आर 15 ग्रीन बॉल्स, तो 15 C1, और जब फर्स्ट बॉल निकाल रहे थे तो टोटल बॉल्स 25, तो ये आ जाएगा 25 C1 इनटू सेकेंड बॉल रेड होने के लिए, तो यू गॉट 10 रेड बॉल्स, तो 10 C1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 24 C1, क्योंकि ये सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट वाला बॉल वापस से नहीं रखा है. सो वी गॉट 10/24 इंटू 15/25 प्लस ये 1/4 तो है ही है. सो यहाँ पे वी कैन सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25. इसको हम लोग 5 2 10 से सॉल्व कर सकते हैं. एंड ये न्यूमरेटर में हो गया 3 2 6, तो 6/24 which is again 1/4. So we got 1/4 which is 1/2. So finally probability that one is green one is red, ऑर्डर जब नहीं दिया तो ये दो केसेस हो सकते हैं, पहला ग्रीन हो सकता है या बाद में रेड हो सकता है, या पहला रेड हो सकता है बाद में ग्रीन हो सकता है. ये वाला हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, तो हमने वो डायरेक्टली यूज कर लिया, और सेकेंड वाला मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अ बैग कंटेन्स 3 येलो एंड 5 ब्राउन बॉल्स. Another bag contains 4 yellow and 6 brown balls. If one ball is drawn from each bag, what is the probability that both the balls are of the same color? और second case है the balls are of different colors. ये दोनों complementary events है, तो पहला वाला निकाल लेंगे तो दूसरा आसान होगा सॉल्व करने के लिए. So probability that the colors is same, अब इसमें दो केसेस हो सकता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी कि पहले वाले बैग से भी येलो बॉल ड्रॉ किया और दूसरे वाले से भी येलो ड्रॉ किया. इंटरसेक्शन हमने इसीलिए दिया क्योंकि ये दोनों एक साथ में होना चाहिए. अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस मतलब दूसरा पॉसिबिलिटी तो और आ गया कि दोनों क्या करें, ब्राउन ले लें, पहले वाले में भी ब्राउन आ जाए और दूसरे वाले में भी ब्राउन आ जाए. अब पहले वाले बैग से कौन सा बॉल आया और दूसरे वाले से कौन सा आया, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसके लिए वी कैन राइट इट लाइक दिस सेपरेटली. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले बैग से येलो बॉल, फर्स्ट वाले बैग में वी गॉट 8 बॉल्स, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 C1, येलो सिर्फ 3 है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 C1. वैसे ही सेकेंड वाले बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 10, तो ये आ जाएगा 10 C1, येलो बॉल्स है 4, तो ये आ जाएगा 4 C1. फर्स्ट वाले बैग से ब्राउन के लिए वी गॉट 8 C1 डिनोमिनेटर में एंड 5 ब्राउन है तो 5 C1 न्यूमरेटर में. सेकेंड वाले बैग से ब्राउन के लिए 10 C1 डिनोमिनेटर में और 6 C1 न्यूमरेटर में. So this will be equal to 3/8 into 4/10 and 5/8 into 6/10. डिनोमिनेटर में 80 कॉमन ले लेते हैं, so we got 12 plus 30 which is 42/80 और ये हो जाएगा 21/40. ये फर्स्ट केस हो गया जहाँ पे दोनों बॉल्स क्या है, सेम है. अब प्रोबेबिलिटी की दोनों बॉल्स क्या है, डिफरेंट है, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की दोनों बॉल्स क्या है, सेम है. सो ये आ जाएगा 1 माइनस 21/40 जो कि आ जाएगा 19/40. जैसे मैंने बोला था सेकंड केस काफी आसान हो जाएगा क्योंकि ये दोनों जो इवेंट्स है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, या तो बॉल सेम होंगे या तो बॉल्स डिफरेंट होंगे, दोनों का एडिशन मिला के 1 होना है और कोई पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. एन अर्न कंटेन्स 4 ब्लैक 5 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स. 2 balls are drawn at random one after the other without replacement. What is the probability that at least one of them is black? So let us define event A कि first ball is not black and event B कि second ball is also not black. हमने not black ही क्यों डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि एक सिंपल सा शॉर्टकट आ जाता है कि probability of at least one, this is complementary to probability of none. So we will have 1 minus probability of A intersection B, which can be written as probability of B given A into probability of A. अब ये समझ लेते probability of A क्या होगा. A मतलब first ball is not black. अब not black मतलब बाकी दोनों में से कुछ एक होगा. अब बाकी दो कितने हैं अपने पास, 11 है. क्या कलर है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें. So it is 11 C1 divided by टोटल नंबर कितने हैं अपने पास 15, तो 15 C1, तो ये हो जाएगा 11/15. नाउ सेकेंड वाले इवेंट का बात करते जहां पे नॉट ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मतलब पहला वाला
हमने निकाल लिया एक बॉल, तो अब बचे हैं 14 C1 और जो हमने निकाला था वो नॉन ब्लैक था, तो यानी अब नॉन ब्लैक अपने पास कितने बचे 10, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 C1, सो वी गॉट 10 अपॉन 14। यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो 10 अपॉन 14 इंटू 11/15, तो ये 5 2s 5 3s हो जाएगा और ये 2 7s 14, सो वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस 11 अपॉन 21 विच विल बी 10 अपॉन 21। आई होप आप लोग को ये समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 3 fair coins are tossed. What is the probability of getting 3 heads given that at least 2 coins show heads? अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं पहला। अगर आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो 8 पॉसिबिलिटीज होता है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ, ठीक है, वो सैंपल स्पेस एक बार मैं लिख भी देता हूँ। सो ये 8 पॉसिबिलिटीज है, बट दे आर सेइंग कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स गिवन कि 2 ने ऑलरेडी हेड्स दिखा दिया। अब 2 ऑलरेडी हेड्स दिखा चुके तो हम वही सैंपल स्पेस लेंगे यहाँ पे जिसमें कम से कम 2 हेड्स है। तो ये चारों केसेस में अगर आप देखोगे तो 2 हेड्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा 4C1, ये सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इसके लिए। एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, ऑल दी केसेस जो सपोर्ट कर रहे हैं 3 हेड्स को। अब 3 हेड्स वाला तो एक ही इवेंट है भाई, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक ही पॉसिबिलिटी है 1C1। सो फाइनली वी गॉट द आंसर एज 1/4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 2 cards are drawn one after the other from a pack of 52 cards without replacement. What is the probability that both the cards drawn are face card? अब यहाँ पे भी लेट अस से इवेंट ए कि पहला वाला कार्ड क्या है, फेस कार्ड है। अब टोटल कार्ड्स होते हैं 52, तो उसमें से एक ड्रॉ किया है। फेस कार्ड होने के चांसेस के लिए वी गॉट 12 फेस कार्ड्स, तो 12C1 आ जाएगा यहाँ पे। देयर आर 4 सूट्स और हर एक सूट में वी गॉट 3 फेस कार्ड, किंग क्वीन एंड जैक, तो टोटल फेस कार्ड्स हो गए 12। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 52। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 13। लेट इवन बी सच दैट कि सेकेंड कार्ड ड्रॉन भी क्या है, फेस कार्ड है। सो इन दिस केस वी विल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेस कार्ड इन द सेकेंड केस गिवन दैट कि पहला भी क्या निकला था, फेस कार्ड, और रिप्लेस नहीं किया तो अब कितने कार्ड्स बचे, 51, तो 51C1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा, फेस कार्ड्स कितने टोटल अब बचे हुए 11, सो 11C1 आ जाएगा। सो वी गॉट 11 अपॉन 51 एज द आंसर। सो बोथ फेस कार्ड्स मतलब A इंटरसेक्शन B चाहिए हमें। दिस कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। B गिवन A हमें आया 11/51 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें आया 3/13। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा एंड वी विल हैव 11/17 इंटू 13 विच इज 221। Hope you understood this. A bag contains 3 red ball and 2 white balls, and bag B contains 2 red and 5 white balls. A bag is selected at random, a ball is drawn and put into the other bag, and then a ball is drawn from that bag. Find the probability that both the balls drawn are of same color. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है और इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है और चारों को हमें अकाउंट करना है। सबसे पहला तो आ जाएगा बैग सिलेक्शन का। अब बैग 1 भी सिलेक्ट हो सकता है या बैग 2 भी सिलेक्ट हो सकता है। दे आर डूइंग इट एट रैंडम। अब 2 में से कोई एक सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाता है, 1/2 है ना। जैसे हेड और टेल्स का प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1/2, वैसे यहाँ पे भी 2 में से कोई एक बैग जब सिलेक्ट करेगा पहला वाला, तो उसमें क्या हो सकता है, बैग 1 सिलेक्ट हो सकता है, बैग 2, दोनों का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हाफ। नाउ लेट अस से बैग 1 उसने सिलेक्ट किया है। अब बैग 1 सिलेक्ट करने के बाद भी 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि ये रेड बॉल ड्रॉ करे और बैग बी में डाल दे और बैग बी से भी रेड बॉल ही ड्रॉ करे। सो इसमें होगा क्या, रेड बॉल ड्रॉ करेंगे और इसको पुट कर देंगे सेकेंड वाले बैग में और वहां से भी निकालेंगे तो रेड बॉल ही निकलेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा हमारे केस के लिए। सेकेंड क्या हो सकता है कि व्हाइट बॉल उठा के दूसरे बैग में डाल दे और दूसरे बैग से जब ड्रॉ करे तो वहां से भी क्या निकले, व्हाइट निकले। ये समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि 2 बैग्स है, 2 में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। लेट अस से बैग 1 सिलेक्ट किया उन लोग ने। अब बैग 1 सिलेक्ट करके एक बॉल उसमें से रैंडमली निकालेंगे। अब निकालते वक्त रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 केसेस देखे, रेड भी निकल सकता है, व्हाइट भी निकल सकता है। जो भी बॉल निकला उन लोग ने क्या किया, सेकंड वाले में डाल दिया। अब सेकंड वाले बैग से जब वो लोग ड्रॉ कर रहे हैं
तो सेम कलर निकलना चाहिए। अगर रेड डाला था तो रेड निकलना चाहिए, व्हाइट डाला था तो व्हाइट निकलना चाहिए। तो ये टोटल केस यहाँ पे हो गया। सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए भी वी गॉट 2 केसेस कि अगर इनिशियली सेकेंड वाला बैग सिलेक्ट किया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनो। अगर सेकेंड वाला बैग सिलेक्ट किया हुआ है तो चांसेस आर कि रेड निकले उसमें से। अब रेड निकलेगा तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट बैग में डाल देंगे, और फर्स्ट बैग से जब ड्रॉ करें तो वापस से रेड निकले, उसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। एंड लास्टली सेकेंड वाले बैग में से व्हाइट बॉल ड्रॉ हो जाए और ये बॉल हम उठा के फर्स्ट वाले बैग में डाल देंगे, और जब फर्स्ट वाले बैग से बॉल ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या निकले, व्हाइट निकले। तो ये 4 केसेस है। अब हर एक का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है और सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो और आ जाएगा सबके बीच में, तो प्लस साइन आ जाएगा। सो लेट अस से ये इवेंट ए है यहाँ पे, जिसका प्रोबेबिलिटी हमें देखना है। तो सबसे पहला तो ये बैग सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगा हाफ, ठीक है। 2 में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी हाफ ही है। नेक्स्ट कि पहले वाले बैग से हमें क्या मिले, रेड। अब पहले वाले बैग पे ही कॉन्सेंट्रेट करो। पहले वाले बैग में व्हाट वी हैव इज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स टू बी इक्वल टू 5, तो वो 5C1 5 बन जाएगा, और उसमें से रेड बॉल कितने हैं, 3, तो 3C1 विल बी 3। अब इसको क्या किया, इन लोग ने पुट कर दिया सेकेंड वाले बैग में, बैग बी में। अब बैग बी में से जब बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वापस से हमें क्या मिले, रेड ही मिले। अब एक बॉल यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी कितने बॉल्स थे, 7, तो एक और ऐड कर दिया तो बॉल्स कितने हो गए, 8। कौन सा वाला ऐड किया था हमने, रेड। तो अब यहाँ पे फिलहाल के लिए 3 रेड्स है और 5 व्हाइट है। अब रेड बाहर आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3C1 विच इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 8 5 40 इंटू 2 विच इज 80, और न्यूमरेटर में वी गॉट 9। सिमिलरली लेट बी बी दी इवेंट की पहले बैग 1 सिलेक्ट किया और व्हाइट ड्रॉ करके दूसरे बैग में डाला, दूसरे बैग से जब निकाला तो व्हाइट ही निकला। वंस अगेन बैग सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी इज 1/2, व्हाइट ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग 1 में है 5 और व्हाइट उसमें से है 2, इनटू सेकेंड वाले में जब हमने व्हाइट बॉल भेज दिया तो यहाँ पे भी हो गए टोटल कितने बॉल्स, 8। पहले 5 बॉल्स थे व्हाइट, अब 6 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी आ जाएगा 6। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 8 5 40 इंटू 2, डिनोमिनेटर में 80, न्यूमरेटर में 6 2 12। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी सी का फाइंड कर लेते। बैग 2 सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हाफ। अब बैग 2 में से रेड बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी के लिए डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इज 7, और रेड कितने थे उसमें, 2। अब ये एक रेड बॉल जो ड्रॉ किया वो बाहर, वो निकाल के फर्स्ट वाले बैग में डाल दिया। तो अब फर्स्ट वाले बैग में बॉल्स हो गए 6 और रेड उसमें हो गए 4, पहले 3 थे। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, रेड बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी के लिए 4C1, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4/6। ये आप सॉल्व करोगे तो 7 6 42 इंटू 2 इज 84, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 2 8। And lastly, probability of D will be 1/2 for selecting the second bag. Second bag में से white draw करने के लिए probability आ जाएगा 5/7, क्योंकि total number of balls second वाले bag में है 7 और white उसमें से है 5। अब ये white उस बाजू भेज दोगे first वाले bag में, तो वहाँ पे number of balls हो गए 6 और white हो गए 3, तो numerator में आ जाएगा 3, और ये भी आपको आ जाएगा 15/84। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ए और बी आप देखोगे तो सेम डिनोमिनेटर का है, ऐड कर दोगे तो यू गॉट 21/80। सी और डी ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 15 + 8 23/84। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3604/6720। ये शायद 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। सो दिस विल बी 901 डिवाइडेड बाय 1680। होप यू अंडरस्टूड दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, एक बार आप वापस से गो थ्रू करना, नहीं समझ में आया तो। अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn at random, one after the other, without replacement. Find the probability that both are white. So फर्स्ट वाला बॉल वाइट है, उसका इवेंट हमने डिफाइन कर दिया ए से, तो ये आ जाएगा
टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 8 और 5 उसमें से वाइट है। सेकेंड वाला भी हमने डिफाइन कर दिया कि वाइट है इवेंट बी से, सो बी गिवन ए क्या हो जाएगा। अब पहला वाला आपने निकाल लिया तो वापस रखा नहीं, तो बॉल्स कितने बचे यहाँ पे 7, सो 7C1 7 हो जाएगा। और वाइट कितने बचे 4, तो 4C1 विल बी 4। सो दोनों वाइट होने के लिए वी नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो ये आ जाएगा 4/7 इंटू 5/8। अब ये 4 1s are 4 2s are, so we are left with 5/14। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। A family has 2 children. Find the probability that both the children are girls given that at least one of them is girl। अब 2 चिल्ड्रन है तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा गर्ल या पहला गर्ल दूसरा बॉय, ये 4 केसेस है। बट हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों गर्ल्स है गिवन दैट एटलीस्ट वन उसमें क्या है, गर्ल है। ठीक है, अब एक गर्ल ऑलरेडी है उसमें, तो हमारे पास जो केसेस बचेंगे वो कितने बचेंगे, 3। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3C1। न्यूमरेटर में क्या आएगा, वो केसेस जो दोनों गर्ल्स वाले केसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब दोनों गर्ल्स मतलब एक ही केस है, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आ जाएगा 1C1 एंड वी गेट द आंसर एज 1/3। होप यू all understood this। Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.